जय हिंद। आज हम लोग सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट होते हैं, जैसा मैं हमेशा भी करा रहा हूँ। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और ये आगामी एग्जाम जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस होते हैं, कुछ और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आपको प्रीवियस ईयर होते हैं, जो आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस टाइप का नहीं आता। ये प्रैक्टिस सेट होते हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन कराया है प्रीवियस ईयर। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अगर नए हो तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर जाकर देख सकते हैं। पूरे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर मेरे द्वारा आपको कहीं बताने में त्रुटि होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करेंगे, मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगा। और अच्छे लगते तो प्लीज़ हमें मोटिवेट के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन टेट की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं, उन्हें पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है और वो पढ़ने में उन्हें हेल्पफुल होगा। तो सेट नंबर प्रैक्टिस 4 का ये पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में सामान भेजने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कहने का क्वेश्चन का अर्थ होता है कि कौन सा ऐसे प्रकाश व्यवस्था जिसे चारों तरफ फैलाने के लिए उपयोगी की जाती है। तो चार ऑप्शन है आपके: अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, सामान्य प्रकाश व्यवस्था और समकोणीय प्रकाश व्यवस्था। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। गलती भी होती है तो आंसर दीजिए, आपको पता चलेगा कि हमने गलती की थी इस क्वेश्चन में। अगर इस टाइप का आता है तो फिर इसका आपको सही आंसर मिलेगा। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इनमें से कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में सामान भेजने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। समान प्रकाश व्यवस्था जो होती है, जिसे हम लोग सामान चारों दिशाओं में भेजने के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: चालक, जिसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। सामग्री की प्रकृति, लंबाई, तापमान, विद्युत वाहक बल। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर है। मैंने जब चैप्टर वाइज आपको करवाया था तो इस टाइप का बहुत सारा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। आई होप इसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट में इसमें नहीं किया जा सकता है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है: सामग्री प्रकृति, लंबाई, विद्युत वाहक बल और तापमान। तो प्रतिरोध जो होता है निर्भर किस कोई भी सामान, उसकी प्रकृति होगी, लंबाई होगा, तापमान होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होगा, ये सभी पे निर्भर करती है, बट विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। वो अनुप्रस्थ पृष्ठ का के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: डैश सावधानी बरतनी चाहिए जब विद्युत से संबंधित कार्य करना हो। हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी, शायद। जब भी आप इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कभी कार्य करते हैं तो आप क्या करना चाहिए आपको। आपको सुरक्षा संबंधित जो सावधानियां होती है, हमेशा करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी करनी चाहिए, शायद ही करनी चाहिए। तो जब भी आप विद्युत संबंधित कोई भी कार्य करें तो उसमें सावधानियां हमेशा बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपको झटके लग सकते हैं विद्युत के। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा पिक्चर लेने में थोड़ा सा ये हो गया था, बट मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा बढ़िया से। इसमें क्वेश्चन है, क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। सेल की वोल्टेज घटती है, सेल की वोल्टेज बढ़ती है, वोल्टेज बदलती नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़कर बता दिया, आपको भी थोड़ा थोड़ा इसमें पता चल रहा हो। आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 2018 का ELP का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये आगामी एग्जाम जितने भी होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या स्टेट एग्जाम हो या मेट्रो एग्जाम हो, रेलवे ELP एग्जाम होगा, किसी भी एग्जाम हो, NPCL हो, सेल हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन था क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज। जब जानते हैं, जब भी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसका वोल्टेज घटेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो। इस टाइप में आपको 2-3 क्वेश्चन होता है। मैंने आज इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया है। मैं इसके बाद जब भी सेट दूंगा, मेरे सामने ये क्वेश्चन आएगा, मैं आपको जरूर दूंगा। तो अभी फिलहाल आपसे पूछा जा रहा है, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस से अधिक हो। तो जब आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो तो वो होता है सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं, याद रखिएगा।
जब कम होगा वो पैरेलल में होगा, जब बराबर होगा तो हम लोग मिक्स में जोड़ते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको ये आंसर तीनों बताया है। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा जब उसमें पूछा जाए सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, बाहरी लोड रजिस्टेंस, आंतरिक रजिस्टेंस की अच्छा कम होगा तो पैरेलल में जोड़ेंगे, बराबर होगा तो मिक्स में जोड़ेंगे, अधिक होगा तो सीरीज में जोड़ेंगे। ये याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RMS मान बटा औसत मान बराबर क्या होता है? शिखर गुणांक, क्यू गुणांक, पावर गुणांक, फॉर्म गुणांक। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। RMS मान बटा औसत मान जो होता है वो फॉर्म गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 पिको फैराड मान प्रत्येक के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाएं तो उनकी कुल धारिता होगी। जब भी आपको संधारित्र दिया रहा, जब आपको श्रेणी में बोलेगा तो आप पैरेलल में जोड़िए, पैरेलल बोलेगा तो श्रेणी में जोड़िए। तो इसे आप हम बनाकर देखते हैं और आप भी साथ साथ बनाइए अगर आपको आता है बनाने। आई होप आपको आता ही होगा बनाने के लिए, तो बनाकर देखिए। अगर आज आपको पूछा जाए सी का मान पूछा जा रहा था 1/c इक्विवेलेंट, अगर आप इसे निकालिएगा तो आप 16 पी को खाएगा दो संधारित्र, तो दो संधारित्र तो 1/16 प्लस 1/16। आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका 16 हो जाएगा, फिर कटेंगे गुना भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 1 + 1, ये 1 होगा, तो आप यहाँ हो जाएगा 2/16। आप इसे डिवाइड दे दिए तो हो जाएगा 8, 1/8 हो गया। जब इक्विवेलेंट आ जाएगा तो C बराबर हो जाएगा आपका 8 पिको फैराड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 फेज लोड की शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है? √3 VL मतलब लाइन वोल्टेज होता है और IL बराबर लाइन करंट होता है sin फाई। ये आपका ये फाई तो सिंगल फेज का सिंबल होता है। ये ऐसे cos फाई दिया गया, आप यहाँ sin फाई और cos फाई देखिएगा, लेकिन इस टाइप का सिंबल भी उस टाइम में होता है। ये आपका √3 VL cos फाई हो जाता है, 3 VL sin फाई होगा, √3 VP IP cos फाई। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 3 फेज लोड की शक्ति की अभिव्यक्ति निर्धारित की जाता है √3 वोल्टेज लाइन इंटू करंट लाइन इंटू cos फाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा भी इसमें भी हो गया था, अब मैं लेकिन आपको पता चल रहा है तो आपसे पूछा जाए सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है 20%, 8%, ±10% और 5%। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक और आंसर अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको आंसर दूंगा, लेकिन एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है वो ± होता है 10%। अगर आपसे गोल्ड का पूछे जाएगा तो उसमें होता है ±5%, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपूर्ण सब स्टेशन के भू संपर्क के लिए प्रतितोल प्रयोग किए जाते हैं, भू संपर्कन छड़ प्रयोग किए जाते हैं, भू संपर्क मैट का प्रयोग किए जाते हैं, पीटरसन कुंडली प्रयोग किए जाते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा संपूर्ण सब स्टेशन के लिए भू संपर्क के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? तो संपूर्ण सब स्टेशन के लिए हम लोग भू संपर्क मैट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात डैश कहलाता है। आपका ऑप्शन है आपका पिक फैक्टर, डिस्प्रेसिएशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसको हम लोग उपयोग गुणांक कहते हैं, और लीक फैक्टर जिसे क्षरण गुणांक कहते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स के अनुपात को हम लोग लीकेज फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय क्षेत्र है कैसा? केवल दक्षिणी ध्रुव, केवल उत्तरी ध्रुव, दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, उपयुक्त कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका जवाब आसानी से देख सकते हैं। आपने चुंबक को बहुत बार पढ़ा होगा, आपने चुंबक 8-9 में ही आपने चुंबक पढ़ा होगा। तो चुंबक में 2 ध्रुव होता है जैसा आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों होती है। ऑप्शन नंबर वो सी होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र में बने या इलेक्ट्रिक जब प्रवाह हो किसी छड़ चुंबक किसी भी कॉइल में, उसमें भी 2 तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स बनकर बनता है।
और आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है? बैरी टाइप, सेल टाइप, कोर टाइप, उपरोक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन ट्रांसफार्मर का प्रकार है? बैरी, सेल, कोर टाइप। तो ये ट्रांसफार्मर के सभी प्रकार होते हैं, जिसमें बैरी टाइप भी होती है, सेल टाइप भी होती है, कोर टाइप होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार से 500 केवी एम्पियर से क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जा सकता है? आपसे पूछा 500 केवीए से कम, तो प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा, ऑयल ब्लास्ट द्वारा, कंप्रेसर द्वारा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा उसे ठंडा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेथ मशीन में किस जनित्र का प्रयोग करते हैं? डीसी शंट, डीसी सीरीज, डिफरेंशियल कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड। ये इसरो 2020 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन रखा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जैसा आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। कुछ ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा है जिसे आपको पढ़ने और दिक्कत हो, पर उस टाइप का भी क्वेश्चन नॉमेरिकल दूंगा जो आपको बनाने में दिक्कत होती है, वो भी मैं दूंगा। लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको उस तरह से बनाते दूंगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लेथ मशीन में किस प्रकार का जनित्र का प्रयोग करते हैं? तो हम लेथ मशीन में कम्युलेटिव कंपाउंड का जनित्र का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अगर मेरे द्वारा बताने जाए में कहीं भी आपको कठिनाई या दिक्कत हो, गलतियां हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसे सुधार जरूर करूंगा। अगर मेरे द्वारा बताया जाए आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ हमें मोटिवेट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे आगे बढ़ने में प्रेरित होंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवर धारा हानियाँ डीसी मशीन के किस भाग में होती है? दिक परिवर्तन, जिसे हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं, फील्ड, आर्मेचर, ब्रश। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन था भंवर धारा हानियाँ। तो भंवर धारा को हम लोग एडी करंट कहते हैं, जिसमें ये होता है आर्मेचर में होता है, ये याद रखिएगा, जिसे हम लोग एडी करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल वाले चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा? तो इसे बनाने के लिए मैंने बोला कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँ। आपको देखिए मैंने एक नॉमेरिकल दिया है, आप आई होप आप ये अगर बनाते सकते हैं तो बनाइए, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसमें जनित्र, इसको बनाने के लिए आपका होता है जनित्र का प्रेरित विभव। मैं यहाँ लिखता हूँ जनित्र, ये हो गया जनित्र का, ये ज से जनित्र का, प्रेरित हो गया ये विभव। ये इसी तरह मैं लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़कर बताता हूँ, आप समझ जाइए। और इसका फॉर्मूला होता है 5ZPN/120। ये फार्मूला हो गया, जिसमें 5 फ्लक्स हो गया आपका, जेड जो होता है आपका आरपीएम हो गया जेड, और पी बराबर पोल हो गया, और ये हो गया नंबर ऑफ, ये हो गया पी हो गया, जेड बराबर हो गया आपका, एक जेड बराबर आपका हो जाता है चालक, और पी बराबर हो गया पोल, और एन बराबर आपका हो जाता है जाकर आरपीएम। ये याद रखिएगा। अब इसे बनाने के लिए जस्ट फार्मूला पर आप पुट कर दें, तो आपको फ्लक्स दिया गया है आपका 0.5, आप इस पर रखें 0.5 इंटू जेड आपको दिया गया है आपका चालक। तो चालक कितना है? 4 चालक है, ये जेड बराबर चालक है, ये आप यहाँ देखिए 4। पी कितना दिया है? पोल 8, और नंबर ऑफ आपका जो आरपीएम है आपका एन एस बराबर जो होता है आपका 600, यहाँ 600 गुना हो गया बटा 120। आप इसे यहाँ दशमलव इसे हटाइएगा तो यहाँ आकर नीचे यहाँ गुना 10 बैठेगा, तो यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये हो गया आपका, ये 3 दूना 6, ये हो गया 8 दूनी 16, और ये गुना कीजिएगा तो 16 × 5 80 वोल्ट आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका प्रेरित ईएमएफ का मान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक, तो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? गति विनियमन प्राप्त करने के लिए, दिशीय उत्क्रमण प्राप्त करने के लिए, शीतलन को नियंत्रित करना, शक्ति गुणांक को नियंत्रित करना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है गति विनियमन प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी श्रृंखला मोटर को कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है, क्यों? फ्लक्स को सीमित करने के लिए, धारा को सीमित करने के लिए, गति को सीमित करने के लिए, स्पार्किंग से बचने के लिए। आंसर देने की कोशिश करिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। तो डीसी श्रृंखला मोटर कुछ भार पर चलाने के लिए सलाह दी जाती है, क्यों? गति को सीमित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बात पर अल्टरनेटर में जनित्र विभव बल की आवृत्ति निर्भर करती है? अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या पर, अल्टरनेटर की गति पर, अल्टरनेटर के आकार पर, डी, ए और बी दोनों। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अल्टरनेटर का जनित्र विभव बल जो निर्भर करती है वो ध्रुवों की संख्या और गति दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया अल्टरनेट का जनित्र विभव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, और एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है और आगे हमें बढ़ने में प्रेरित करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वॉट, एम्पियर बटा मीटर, कोई मात्रक नहीं होता है। तो पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म डैश होता है? स्क्वायरल वेव फॉर्म होता है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होता है, लीनियर वेव फॉर्म होता है, सिनुसाइडल वेव फॉर्म होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म जो होता है वो सिनुसाइडल वेव होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन में परिवर्तन उसके डैश को प्रभावित करता है, ऊर्जा घटक और वोल्टेज को। ऊर्जा घटक, वोल्टेज और करंट। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन में परिवर्तन उसके ऊर्जा घटक को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार, जिसे लोड बोलते हैं हम लोग, वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। किस में समायोजन करेगी, किसके अनुसार? आघूर्ण कोण के द्वारा, पथ विभव बल और आर्मेचर वोल्टता और शक्ति गुणांक। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैं फिर से पढ़ के आपको बताता हूँ। समान उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार में वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि द्वारा समायोजित कर लेती है। तो ये शक्ति गुणांक द्वारा वृद्धि कर समायोजित करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में विभक्त कला मोटर की दोनों कुंडलियां समायोजित की जाती है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस क्रम में विभक्त कला मोटर की दोनों कुंडलियां समायोजित की जाती है? तो वो समांतर क्रम में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी वाइंडिंग किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कंसिडरिंग वाइंडिंग, मेश प्रकार वाइंडिंग और डायमंड वाइंडिंग। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस तो कौन सी वाइंडिंग किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग होती है? तो वो कंसिडरिंग वाइंडिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किट ना हो और स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए? स्टार्ट नहीं होगी, हिलने लगेगी, उसी गति पर चलेगी, रुक रुक कर चलेगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर हम 3 फेज मोटर के रोटर को शॉर्ट सर्किट ना करें और वह स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए तो वह स्टार्ट नहीं होगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 फेजों के अंतर्विनिमय से घूमने वाले क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी?
केवल आर वाई को, केवल बी और वाई फेज को, केवल आर और वाई दो फेजों को, किन्हीं दो फेजों को। तो घूमने वाले क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। अगर किन्हीं दो फेजों को बदल दिया जाए तो उन्हें घूमने की दिशा बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नंबर प्रणाली को अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली में जाना जाता है? दशमलव संख्या प्रणाली, अष्टधारी संख्या प्रणाली, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, बाइनरी संख्या प्रणाली। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा, कौन सी नंबर प्रणाली को अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो इसका होता है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैच डैश सर्किट होते हैं? काउंटर ट्रिगर, एज ट्रिगर्ड, लेवल ट्रिगर, पल्स ट्रिगर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो लैच जो सर्किट होते हैं वो लेवल ट्रिगर्ड होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BCD संख्या प्राप्त करने के लिए डेसिमल संख्या को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल संख्या को ऑक्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। प्रत्येक डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी में प्रदर्शित किया जाता है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो BCD संख्या प्राप्त करने के लिए हम प्रत्येक डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम एवं पैरामीटर है जो निर्धारित करता है धारा रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, गति का संचालन शक्ति रेटिंग। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम पैरामीटर है जो निर्धारित करता है वो गति संचालन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्ग प्रकाश मतलब स्ट्रीट लाइट के लिए कौन सा लैंप का उपयुक्त होता है? और आजकल हम लोग देखते हैं कि मार्ग में हमेशा LED लाइट का प्रयोग होता है। पहले हम लोग सोडियम वेपर लाइट का यूज करते थे, और तो आजकल हम लोग देखते हैं जो स्ट्रीट लाइट में लगे वो LED होते हैं, आपने देखा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर डैश में एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है? अवक्षयन क्षेत्र में, सक्रिय क्षेत्र में, संतृप्त क्षेत्र में, कट ऑफ क्षेत्र में। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है, जो एक्टिव क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में प्रदर्शित क्या है? कौन सा प्रतीक है आपसे पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, दी गई आकृति में परदेशी प्रतीक दर्शाया गया है। मैंने आपको सिंबल का एक वीडियो बनाकर दिया है जिसमें टोटल सारे सिंबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिक है, सभी टाइप के सिंबल उसमें हैं। आप जाकर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे उसमें वो है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये ALP में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन दिया है आपको। दी गई आकृति में प्रदर्शित जो है आकृति वो है DC मोटर। देखिए M मोटर और A डायरेक्ट लाइन का ये सिंबल नीचे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। तो सर्ज टैंक जो होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है जल विद्युत संयंत्र द्वारा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र द्वारा, पवन विद्युत संयंत्र द्वारा और ताप विद्युत संयंत्र द्वारा। तो भारत में अधिकांश बिजली जो उत्पन्न होती है ताप विद्युत संयंत्र द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्क प्रतिरोध क्या होगा यदि सर्किट ब्रेकर में आर्क की लंबाई बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आर्क प्रतिरोध क्या होगा यदि सर्किट ब्रेकर में आर्क की लंबाई बढ़ती है? तो
अगर आर की लंबाई बढ़ती है तो आर की लंबाई जो होगा सर्किट ब्रेकर में वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लोअर और पंखों में कौन सी मोटर लगाई जाती है? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ये सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ब्लोअर और पंखों में हम लोग डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, किसे बढ़ाता है? शक्ति गुणांक, आवृत्ति और वोल्टा। स्टेप ऑफ जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है और याद रखिए वो करंट को घटाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है, ये याद रखिएगा। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। मैं फिर से बता दूं, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है, ये याद रखिएगा। ये टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो इससे पहले मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन करवाया, मैंने प्लेलिस्ट बना कर दिया अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। मैं फिर से लास्ट में एक और बात बोलता हूँ, मैं अपने चैनल पर 2 तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ, एजुकेशन पर्पस और माई सिंपल लाइफ स्टाइल वीडियो। मैं आप कर सकते हैं, वो ब्लॉग टाइप का होगा जो मैं अपने चैनल पर देता हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तब मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।